हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा से संबंधित कितनी वैकेंसी आई हुई है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पोस्ट कितनी है, क्या पोस्ट बढ़ सकती है ना, और बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी या फिर घटेगी, कुछ भी हो सकता है ना। अभी हाल फिलहाल जो तीसरे नंबर की लाइन यहाँ पर शो हो रही है उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल कि आपकी पोस्ट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे। साथ में ही कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्टें हैं उन पर बात करेंगे। ठीक, और आप लोगों को एक जो मोस्ट कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी का ज़्यादातर स्टूडेंट यही पूछते हैं कि सर मेरा प्रीवियस ईयर चल रहा है, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है एमए का, एमएससी का, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, नहीं भर सकता हूँ, एग्ज़ाम दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ, क्या मैं वैलिड हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल से डाउट हैं, सभी के ज़्यादातर स्टूडेंट्स के रहते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती परीक्षा है उसमें जो पद आए हैं वो कम आए हैं, पहली बात। अब आप लोग डिमोटिव फील करें या मोटिवेट फील करें, हंसकर आप लोग आगे की चीज़ें करें या फिर बैठे रहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, वो आपका अपना अपना अलग अलग नज़रिया है, उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। पद यहाँ पर कम है, पर जो सेकंड ग्रेड वाले जो मतलब जो टीचर लगे हुए हैं ऑलरेडी, जिनको कहने का मतलब जो है सेवा देते हुए, गवर्नमेंट स्कूल्स में सेवा देते हुए टाइम हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं, किसी को 11 साल हो चुके हैं। ऐसे देखा जाए तो 9 साल के अंतर्गत डीपीसी हो जाती है। उसमें होता ये है कि प्रमोशन होता है टीचर्स का, है ना। प्रमोशन होने के बाद उनको सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ही आप लोगों के जो है पोस्ट जो है देखी जाती है कि कितनी पोस्टें खाली है, कितनी नहीं है, उस हिसाब से आप लोगों के पोस्ट निकाली जाती है फर्स्ट ग्रेड की। ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है कि एकदम से आपके सामने, भाई सभी को पता था कि वैकेंसी तो आनी तय है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सारी आनी है, क्योंकि 5-5 साल का जो शेड्यूल रहता है वही चल रहा है ना। तो इस वजह से आपकी वैकेंसीज तो आनी तय थी कि आनी है, पर इतनी कम आएगी ये उम्मीद नहीं थी। अभी ये नहीं कह सकते कि पोस्ट और घटेगी या बढ़ेगी, यहाँ पर पोस्टें बढ़ने की संभावना ज़्यादातर है। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि जून या जुलाई में आप लोगों के फर्स्ट ग्रेड के यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के। तो उस हिसाब से पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं, कितनी क्या क्या पोस्टें हैं, फिर आगे का ज्ञान मैं आप लोगों को आगे दे दूँगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि 24 विषयों के यहाँ पर कुल 2202 पद हैं। ठीक है, और इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों, यानी कि पदों में कमी और वृद्धि की जा सकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने कम आए हैं और क्या कम करेंगे। ठीक है, तो इसमें वृद्धि होने की संभावना ज़्यादा है, कम होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट है। हिंदी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो टोटल 350 पोस्ट है, जिसमें से जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीएस, ईडब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, इन सभी की पोस्टें यहाँ पर क्लियर मेंशन है। आप लोग आराम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी, जल्दी मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा, है ना। वो दिवाली की वजह से वीडियो लेट आ रही है, पर आप लोग ज़रूर देख लेंगे। ठीक, इंग्लिश की यहाँ पर 325 पोस्ट है, जिसमें से अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। जो वुमेन है, जो मेन है, उन हिसाब से जनरल कैटेगरी है ना, महिलाओं के लिए अलग सीट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग आराम से देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर यहाँ पर मेंशन है। इंग्लिश की 325 सीटें हैं। संस्कृत की बात करें तो 64 सीटें हैं। राजस्थानी की 7 सीटें यहाँ पर है। पंजाबी की 11 सीट है। उर्दू की 26 सीट है। हिस्ट्री की 90 सीट यहाँ पर है। पॉलिटिकल साइंस 225 सीटें हैं। ज्योग्राफी की 210 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स की यहाँ पर 35 सीट है और सोशियोलॉजी की 16 सीटें हैं। फिर अपने हिसाब से देख लेना, जो भी आपकी कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, उस हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा।
होम साइंस की बात करें तो 16 सीट है। केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा सीट है, 36 है ना। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की, तो काफ़ी ठीक सीटें हैं, 147 के आसपास है। मैथ वालों की 153 है, काफ़ी बढ़िया है। और बायोलॉजी की 67 यानी कि 67 पोस्टें हैं। कॉमर्स की यहाँ पर 340 पोस्ट है। ड्राइंग की 35 पोस्ट है। म्यूजिक की जो है 6 पोस्ट है। फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पर 37 पोस्ट रखी है। और कोच वगैरह की 1 पोस्ट है। खो खो, ये सारे जो खेल के हैं उनकी 1-1, 2-2, 3-3 पोस्टें यहाँ पर रखी गई है। तो इस प्रकार से पोस्ट संबंधित आपकी जो डाउट था, आपकी जो समस्या थी, वो तो सही हो गया, मतलब सोल्व हो गई है ना। अब बात कर लेते हैं कि विशेष मुद्दा ये है कि कौन स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं। अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी प्रीवियस ईयर ही चल रहा है जिनका, यानी कि सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जिन्होंने दे लिए हैं, वो यहाँ पर फॉर्म तो लगा सकते हैं, पर उनके सामने एक कंडीशन है कि उनका फाइनल का रिजल्ट जब भी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, उस टाइम उनका रिजल्ट उनके पास होना चाहिए फाइनल ईयर का, तभी ही वो एलिजिबल है। यानी कि उनको आगे जाके कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं होगा। और अगर आप लोग अपने हिसाब से या प्रैक्टिस करने के हिसाब से या ऐसे ही दे रहे हैं कि हाँ एक्सपीरियंस लेना है कि कैसा क्या पेपर आता है, पैटर्न पता करना है, तो आप लोग आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बात क्लियर है कि जब भी आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने बैठते हैं, उस टाइम आपकी जो है डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। फाइनल ईयर का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। हाथ में होने का मतलब है कि आपके पास कंप्लीट डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आपके आ गई होगी। बाकी आप लोग सभी समझदार हैं, समझ गए होंगे बात को, है ना। तो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जिन्हों के सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट आ चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, या जिनके प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड ईयर में वो हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी बीएड कंप्लीट हो, साथ में ही मास्टर्स यहाँ पर कंप्लीट हो, वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सारी बातें तो हो चुकी है। अब इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो देखो, इसमें 2-3 नोट लिखे हुए हैं, तो ये आपने अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल नोट्स है, वो पदों से रिलेटेड है और पद बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि डीपीसी वगैरह होगी, तो जो सेकंड ग्रेड के जो टीचर हैं, है ना, उनकी डीपीसी होगी, जिनको 10 साल हो गए हैं सेवा कार्य करते हुए, तो वो प्रमोट होंगे। फर्स्ट ग्रेड में उनका प्रमोशन हो जाएगा, है ना। तो जो सीटें खाली होगी, ठीक है, जो सीटें खाली होगी उसी हिसाब से यहाँ पर गणना की जाती है, कैलकुलेशन होती है, और उस हिसाब से आपके पद निकाले जाते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। और जो डीपीसी का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए इसमें जो मोस्ट नोट टाइप में लिखे हुए हैं, तो आप लोग आराम से पढ़ लेना। ये सारी चीज़ें हैं ईडब्ल्यूएस से संबंधित, जो दिव्यांग निःशक्त जन हैं उनके बारे में लिखे हुए हैं। 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं, नॉर्मल से ही है, वो आप सभी को पता होगा, जो एग्ज़ाम देते हुए आए हैं, वही नॉर्मल सा फंडा है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं की, तो इसमें पढ़ लेते हैं। देखो एक सेकेंड, देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं तो जूलॉजी हुई, केमिस्ट्री, बॉटनी, है ना, फिजिक्स, मैथ, अगर आप इन सब्जेक्ट से फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपकी एमए मैथ में भी होती है, एमएससी भी होती है ना। तो एमएससी कंप्लीट आपकी होनी चाहिए जो भी साइंस स्टूडेंट हैं, और साथ में ही जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट आना अभी बाकी है, एग्ज़ाम लगने से पहले अगर रिजल्ट आ जाता है तो वो सभी एलिजिबल हैं, वो सभी एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और जो एमए वाले स्टूडेंट हैं, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ड्राइंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो सभी जो भी स्टूडेंट हैं उनकी यहाँ पर बीए कंप्लीट होना चाहिए, बीएड कंप्लीट होना चाहिए, साथ में ही एमए कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, बीकॉम वालों के साथ भी यही फंडा है, बीकॉम कंप्लीट हो, बीएड कंप्लीट हो और एमकॉम कंप्लीट होनी चाहिए, वो सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। बाकी
नेट जीआरएफ का इसमें कोई ज़्यादा विशेष रोल नहीं है। आपकी नेट जीआरएफ क्लियर है तो भी अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो भी अच्छी बात है। इसमें बस बीएड कंपलसरी है, पास आउट होने चाहिए आप लोग, आपके पास डिग्री होना चाहिए, मतलब डिग्री का मतलब फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। एमएससी या एमए एमकॉम की फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, है ना। बस ये सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं। और अभी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके रिजल्ट अभी तक फाइनल ईयर के नहीं आए हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। 4 दिसंबर या 5 दिसंबर जो लास्ट डेट है, आप लोगों को पता होगा, 4 या 5 दिसंबर जो भी है लास्ट डेट, उससे पहले पहले आप लोगों के रिजल्ट आ ही जाएंगे। तब आप लोग भर दीजिएगा, जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो आप लोग भर सकते हो। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रावधान पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। ठीक है ना। तो अगर आप अपेयरिंग में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, फाइनल ईयर में हैं अगर आप लोग तो आप एलिजिबल हैं, पर आपको जो सबूत है शैक्षणिक अर्हता का वो देना होगा। वेतन का रनिंग पे ग्रेड क्या होगा, L12 होने वाला है, यानी कि 4800 पे ग्रेड की ये नौकरी है। अच्छा खासा वेतन आप लोगों को मिल जाएगा। पोस्ट बहुत कम है, जो भी पोस्ट निकालता है, जो भी मतलब अच्छे से पढ़ पुढ़ा के जो भी वैकेंसी फाइट करता है तो बहुत अच्छी बात है। आयु सीमा यहाँ पर जो रखी गई है, न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 वर्ष होना चाहिए। और बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को जो छूट मिलती है वो थोड़ी बहुत है। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जिसको जैसे कि ST वाले हैं, है ना, SC वाले हैं, उनको 5 वर्ष की छूट है। और जो भी इनमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, अनुसूचित जाति जनजाति उस हिसाब से महिलाओं को 10 वर्ष तक की छूट है। सामान्य वर्ग की जो महिलाएं उनको 5 वर्ष की छूट है। विधवा की अधिकतम आयु सीमा नहीं है, कभी भी आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस हिसाब से ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। भूतपूर्व जो कैदी वेदी रहे हो या जिन जो भी पुराने एक्स सर्विसमैन रहे हो, उस हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है। आप लोग आराम से पढ़ लेना बिल्कुल शांति से। 5 वर्ष की छूट या 10 वर्ष की छूट आप लोगों को मिलती है। विधवा जो लेडीज़ रहती है उनको यहाँ पर कोई मतलब आयु सीमा नहीं है, वो कभी भी आप लोग एग्ज़ाम दे सकती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो नॉर्मल सी। अब चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थियों का जो चयन है वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा, है ना। संबंधित सेवा नियम के 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की मेरिट की क्रम में व्यवस्थित होंगे। कहने का मतलब आप लोगों के 2 पेपर लगेंगे। एक पेपर जो आपका लगेगा जीके का, वो सभी के लिए कंपलसरी है ना। उसमें 40% मार्क्स आप लोगों को लाने ज़रूरी है पहले पेपर में। उसी दिन लगेगा जिस दिन आपका दूसरा पेपर लगेगा। ठीक है ना। बीच में आप लोगों को टाइम का गैप मिल जाएगा। बाकी पेपर दोनों एक ही दिन लगते हैं। ठीक। तो जैसे सुबह पेपर फर्स्ट पेपर हुआ तो 2-3 घंटे का ब्रेक और फिर आप लोगों के सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट का है वो हो जाएगा। किसी एक दिन का गैप भी मिल सकता है, किसी को ऐसा आगे पीछे हो जाता है। ठीक है। बाकी कुछ घंटों का यहाँ पर आप लोगों को गैप जरूर मिलता है। तो जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आप लोग आगे का जो सेकंड पेपर है उसकी कॉपी आपकी चेक होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, है ना। 40% का नियम यहाँ पर फॉलो होगा। तो 40% मार्क्स तो कम से कम आपको दोनों पेपर में लाना होगा। बाकी फिर आगे की कहानी तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है ना। फिर आप लोगों की मेरिट वगैरह ये सारी चीज़ें बनेगी। और पहला जो पेपर आएगा आपका जीके का, उसमें आपके 75 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 150 मार्क्स बनते हैं। ठीक है ना। उसी हिसाब से 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का कुछ प्रावधान है, तो वो आप लोग इंस्ट्रक्शन जो है पेपर के, वो पुराने पेपर प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनके देख लेना। उसी हिसाब का पैटर्न रहने वाला है। पैटर्न में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं दिखेगा आपको। सिलेबस भी वही चीज़ें हैं, कुछ भी चेंज नहीं है बाकी। ठीक है ना। बस एक चीज़ चेंज हुई है, जो उसमें साइकोलॉजी वाला जो पार्ट पहले सब्जेक्ट के साथ हुआ करता था वो आगे फर्स्ट पेपर में इंक्लूड कर दिया गया है ना। बाकी और चीज़ें वो की वही है। और 300 नंबर का आपका जो है सब्जेक्ट का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन आपके आते हैं और वही नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे क्या करना है। आवेदन की जो अवधि है वो 5/11/2024 यानी कि 5 नवंबर 2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, है ना।
जिनके रिजल्ट फाइनल ईयर के नहीं आए हैं या 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो जैसे ही रिजल्ट आते हैं उसके बाद ही आप लोग फॉर्म भरें। अपीयरिंग में डालने की कोशिश मत करो। अगर रिजल्ट आ ही जाएगा तो आराम से आप लोग रिजल्ट आने के बाद ही भरें। बस ध्यान रखना कि लास्ट डेट ना निकल जाए, क्योंकि लास्ट डेट यहाँ पर 4 दिसंबर 2024 है। रात्रि 12 बजे तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जब भी आपका रिजल्ट आ जाए या आपके पास रिजल्ट है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, कभी भी आपकी जब भी इच्छा हो। पर लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, डेट वेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। आवेदन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो वही आरपीएससी की जो साइट है उस पर आप लोग जाएंगे। SSID के थ्रू वन टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, फिर वही SSID से आपका पूरा फॉर्म भरने में आ ही जाता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करा ही रखा होगा। लाइव फ़ोटो और लाइव वो जो लिखने का काम है राइटिंग वाला, वो आपको करना होगा। बाकी नॉर्मल सी सारी चीज़ें हैं, है ना। और फ़ोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र के पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि या फ़ोटो को अपडेट कर लें। यानी कि अब यह नया सिस्टम निकाल दिया है कि 3 महीने से पुराना अगर आपका आधार कार्ड का फ़ोटो है या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स में जो फ़ोटो लग रहा है वो है SSID में, तो वो आप लोग चेंज करते रहें, ऐसा कुछ इनका कहना है ना। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है। तो आप लोग इंस्ट्रक्शन जो है बढ़िया ध्यान से पढ़ लें और सारी चीज़ें आप लोग कर लें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR आपको करना ही है, सीधी सी बात है। बाकी अनुमत संशोधन है तो आप लोगों का 500 रुपये शुल्क रखा गया है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। अब फीस की अगर हम बात करें तो सामान्य पिछड़ा वर्ग क्रिमिनल अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके 600 रुपये लगने वाले हैं। SC ST वाले जो स्टूडेंट हैं उनके 400 रुपये लगेंगे, और जो फिजिकल हैंडीकैप है यानी कि दिव्यांगजन है उनके भी 400 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। 40% निःशक्त अलग अलग बातें हैं सब, ठीक है। 450 नंबर का आपका पेपर होगा, जैसा कि मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न या स्कीम बता दी है पूरी। 450 नंबर का होगा। पहला पेपर 150 नंबर का है यानी कि 150 का। सेकंड पेपर 300 मार्क्स का होगा, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा जो पेपर होगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा। पहला पेपर जो है आपका 1.5 घंटे का रहेगा। 1.5 मतलब समझ रहे हो ना, 1 घंटा और 30 मिनट, ठीक है। मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब कि वही 4-5 ऑप्शन आपके सामने होंगे और 5 ऑप्शन में से आपको 10% जो है ई ऑप्शन वाला, जो ई वाला ऑप्शन है वो भी चूज़ करना होगा, है ना। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग छोड़ नहीं सकते, ई वाला ऑप्शन आपको फॉलो करना ही होगा। ये सारी चीज़ें नए नए बदलाव आए हैं तो आप लोग ध्यान रखना जब भी आप पेपर दें। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/3, ठीक है। 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे, इस प्रकार से कुछ है। 40% आप लोगों को लाना कंपलसरी है दोनों ही पेपर में। बाकी पूरा जो सिलेबस वगैरह है सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है। आपके अपने अपने सिलेबस के हिसाब से आप लोग देख लेना। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी वगैरह वगैरह NCERT की बुक ज़्यादा फॉलो करना बेस्ट रहेगा। बाकी देख लो आपके हिसाब से। ये सारी चीज़ें थी और ये PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी यही कुछ था इस वीडियो में। ज़्यादातर तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट यही था कि सर हम फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, हम प्रीवियस में हैं, फाइनल में हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने मतलब अच्छे से बताई दी होगी। आप लोगों के जो भी डाउट थे ना वो क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।